अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की लड़ाई अब दुनिया के लिए ऐसी कशमकश बन चुकी है जिसके तवील होने या इख्तिताम पजीर होने के बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना बयानात हैं जिनमें वो ईरान की अस्करी और क़यादत सलाहियतों के खात्मे और शानदार कामयाबियों का दावा करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की जानिब से मुसलसल जवाबी हमले, मिसाइल कार्रवाइयाँ और सख्त बयानियाँ इस दावे को चैलेंज करता दिखाई देता है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के हालिया बयानात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया, जदीद मिसाइल जैसे खैबर शिकन, सजील और अमाद इस्तेमाल किए गए और तिल अबीब के अस्करी और लॉजिस्टिक मराकज़ पर हमले किए गए। वहीं ट्रंप का ये कहना कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही और ये रजीम चेंज है, न सिर्फ एक बड़ा दावा है बल्कि आलमी सतह पर शदीद तनकीद का बायस भी बन रहा है। साबिक CIA सरबराह लियोन पनेता ने इस मौक़िफ़ को निहायत ख़तरनाक करार देते हुए कहा है कि इसराइल ने अमेरिका को गलत अंदाजे पर कायल किया और आयतुल्लाह ख़ामनई को निशाना बनाने की सोच एक संगीन स्ट्रेटेजिक गलती हो सकती है। इसी तरह एक और साबिक CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो ट्रंप के बजाय ईरान के मौक़िफ़ पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। ये बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि खुद अमरीकी पॉलिसी हलकों में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। उधर अमरीकी मीडिया और बरतानवी खबर सादारों की रिपोर्ट्स में भी तजाद वाज़ेह है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जोहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी देने पर आमादगी जाहिर की है, जबकि दीगर ज़राए का कहना है कि तेहरान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं बल्कि सालसी के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में पाबंदियों का खात्मा लाजमी होगा। उसके बरक्स अमरीका की जानिब से मुबैना 15 नुकाती मनसूबा सामने आया है जिसमें ईरान की सरजमीन पर अफसूदगी की मुकम्मल बंदिश, नेतन्स और फरदवा और अस्फान के जोहरी मराकज़ की बंदिश और खित्ते में प्रॉक्सीज की हमायत ख़त्म करने जैसे सख्त मुतालबात शामिल हैं। इसी दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान की जानिब से दिया गया सख्त पैगाम भी काबिल तवज्जो है, जिसमें कहा गया है कि अपनी शिकस्त को मुआहदा ना कहें, आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बयान न सिर्फ अमरीकी दावों की नफ़ी करता है, जहां एक तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता कशमकश जारी है, वहीं दूसरी तरफ आलमी सफारतकारी में एक गैर मुतवक्के मगर अहम किरदार उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान चंद साल पहले तक जिस मुल्क को सफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात का सामना था, आज वही पाकिस्तान एक मुमकिना सालिस के तौर पर आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर रहा है। ये तब्दीली महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक मरबूत हिकमत अमली, सिविल और अस्करी हम आंगी और फाल खारजा पॉलिसी का नतीजा दिखाई देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा कि अमरीका ईरान से मुज़ाकरात कर रहा है और सही लोगों से बात हो रही है, इसी तनाजुर में मजीद अहमियत इख्तियार कर जाता है। अगरचे ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की है, ताहम मुख्तलिफ आलमी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है और ये राब्ते मुमकिना तौर पर तीसरे फरीक के जरिए हो रहे हैं। यही वो मकाम है जहाँ पाकिस्तान का किरदार नुमायाँ होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुलेआम ये पेशकश के इस्लामाबाद अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, एक बड़ी सफारती पेशरफ्त समझी जा रही है। इस बयान को उस वक्त मज़ीद तक़वियत मिली जब ट्रंप ने खुद इस पेशकश को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। बज़ाहिर ये एक सादा सा सोशल मीडिया इक़दाम था, मगर सफारती हलकों में इसे एक मुस्बत इशारा और मुमकिन तायीद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे ये तासुर भी उभरता है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के किरदार को संजीदगी से ले रहा है। दूसरी तरफ भारत के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन दिखाई देती है। भारतीय मीडिया और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर तनकीद इस बात का सबूत है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी जिसका मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना था, अब खुद तनकीद की जद में है। भारतीय तज्ज़ियाकार ये तस्लीम करने पर मजबूर नजर आते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सफारती मंजरनामे में जगह बना रहा है। एक तरफ जंग के दावे, दूसरी तरफ मिसाइलों की गूंज। ईरान मुज़ाकरात नहीं तो क्या चाहता है? ट्रंप का रजीम चेंज का दावा हकीकत पसंदाना है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईरान से ईरानी सहाफ़ी हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। बाकरी साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी है और ये रजीम चेंज है, लेकिन दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब तिल अबीब पर मिसाइल बरसा रहे हैं।
तेहरान ट्रंप के हालिया दावों को किस तरह देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि आपके पास एक ट्रंप है जो उसको आजकल लायर लामा कहा जाता है, दलाई लामा की जगह। एक ईरान है। ईरान का आज तक जो भी मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो नेगोशिएशन में हो, चाहे वो जंग के दौरान हो, चाहे मिसाइल बरसाने की बात हो, एक-एक करके ईरान सारी बातें आपके सामने रख रहा है, मीडिया को बता रहा है, लोगों को बता रहा है, ये ऑफिशियली अनाउंस कर रहा है कि हमने इस जगहों पे टारगेट की, ये कार्रवाई, ये रिटेलिएशन वेव्स थे। उसके साथ-साथ आपके पास एक ऐसा झूठा इंसान है, जो मुझे तो लगता है अपने आप से वो बातें भी करता है, दुनिया के नक्शे से अपने आप से ईरान का नक्शा हटा देता है। 10 दफा ये जंग जीत चुकाने का ऐलान कर चुका है और हर बार नेगोशिएशन करके अपने डेडलाइंस बढ़ाता जाता है। एक बिल्कुल लायर लामा, जो बिल्कुल झूठा इंसान। तो ईरान का जो मौकिफ है वो बहुत ही क्लियर मौकिफ है और ये ईरान की वाहिद हकीकत है। ईरान के ऊपर हमला हुआ ने किसी के ऊपर अटैक नहीं की और जब तक ईरान के ऊपर अटैक होते रहेंगे, ईरान डिफरेंट और हर बार पहले बार से शदीद तर मुजाहिमत करेगा और रिटेलिएशन करता जाएगा। अभी आप देख लें उनकी जो मिसाइल पावर है, जंग के पहले दिनों में 12 to 15% उनकी जो हिटिंग लिस्ट थी वो गिरते थे। मतलब अगर वो 10 मिसाइल सेंड करते थे तो बमुश्किल 2 मिसाइल इसराइल के ऊपर लग जाते थे। लेकिन अभी 26 दिन गुजरने के बाद रिटेलिएशन वेव्स में 3 बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल फायर करते हैं टेल अवीव के ऊपर, 3 में से 2 गिर जाते हैं और हजारों की तादाद में उनकी जख्मी और हलाकतें की अखबारात हैं जो अनऑफिशियल मीडिया हमें बता रहे हैं दबाव की वजह से। तो ये एक झूठ और सच की बात है। अब आप इस पे डिपेंड करें कि आप झूठ को समझना चाह रहे हैं या सच को समझना चाह रहे हैं। That's very clear picture now. ठीक, क्योंकि ट्रंप साहब तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो बड़े सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा चाहते हैं। ईरान में वो सही लोग कौन हैं? क्या ईरानी एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात के हवाले से कोई तकसीम मौजूद है या ये भी एक मफरूज़ा है, झूठ है ट्रंप साहब का? टोटल झूठ पे मबनी है। हर ट्वीट मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इसलिए कि मैंने हर जगह से चेक की है, फॉरेन मिनिस्ट्री से चेक की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से चेक की है, कालीबाफ साहब के ऑफिस से चेक की है, एम्बेसी के साथ चेक किया है। जहां जहां ईरान में अब कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ इदारा नहीं है जिसमें मैंने चेक ना किया हो। सभी कहीं कहते हैं कि हमने किसी तरह की नेगोशिएशन किसी के साथ नहीं की है, सालिसी हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स यूज हो रही है, डिफरेंट ममालिक। देखें आखिर में तो हमने डिप्लोमेसी पे ही आना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ईरान किसी के साथ नेगोशिएशन नहीं कर रहा है। दूसरे मुल्क कोशिश कर रहे हैं अपने मफादात के लिए और आलम इस्लाम के साथ साथ पूरा इंसानियत के मफादात के लिए जंगबंदी की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको जंगबंदी का एक बहुत सिंपल तरीका आप बताता हूं आज आपके व्यूअर्स को। जंगबंदी इस तरह होगी, अभी से इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर फायर करना बंद कर दें तो ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, जंगबंदी हो जाएगी, ट्रूस हो जाएगी, सीज फायर नहीं होगी। सीज फायर के लिए ईरान की बहुत सख्त शराइत है। ट्रूस का मतलब ये, अगर वो हिट करना चाहते हैं तो हम भी रिटेलिएट करते हैं। अगर वो हिट अपना जो बैलिस्टिक या कार्रवाई है या जहाज ईरान भी रिटेलिएट नहीं करेगा, हम भी रुक जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ईरानी फौजी के तर्जुमान ने भी तो यही कहा था कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्होंने ट्रंप को ये कहा है। क्या ईरान वाकई किसी किस्म के मुज़ाकरात में शामिल नहीं है? और अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो ईरान इस जंग का इख्तिताम कैसे चाहता है? मैं दोबारा आपसे अर्ज करता हूं, ईरान हमेशा मुज़ाकरात चाहता है, मुज़ाकरात के टेबल पे था जब इनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन बात ये है, ये बार बार उसी सुराख से हिट होने से बचना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात अब इनके लिए एक टेक्निक हो गया है। ईरान को मुज़ाकरात पे ले आते हैं और मुज़ाकरात के बीच में उनके ऊपर हिट किया जाता है। ईरान अब ये कह रहा है मुज़ाकरात उस वक्त होगी जब हमारे शराइत आप मानेंगे, और ये सिर्फ बातों में नहीं मान सकते हैं क्योंकि इनको तो हर्जाना देना है।
अगर इन्होंने नुकसानात का हर्जाना देना है तो फिर तो वेरी प्रैक्टिकल स्टेप है। उसके साथ साथ फौजी अड्डे डिफरेंट ममालिक से इन्होंने खत्म करनी है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है। अगर ये प्रैक्टिकल स्टेप उठाते हैं तो फिर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अदरवाइज ईरान के ऊपर जिस तरह ये हिट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पावर के साथ ईरान इसराइल के ऊपर और अमेरिका के सारी मफादात के ऊपर हिट करेंगे। लेकिन मैं कंफर्म आपको बताता हूं कि ईरान की किसी भी आला ओहदेदार के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है, बिल्कुल झूठ है ये तो सारे फिर आप ये बयानात मौजूदा ट्रंप के। जंग का इख्तिताम कैसे चाहते हैं? देखिए, जंग का इख्तिताम ईरान कहता है जंग हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है। जंग का इख्तिताम आप रुक लें, हम भी रुक जाएंगे। बहुत सिंपल बात है। आप पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर आपको फिक्र हो रही है शायद तेल की प्राइसेस के ऊपर, आपको शायद फिक्र हो रही है सिक्योरिटी फ्रॉम द फूड पर्सपेक्टिव या जो गजाई किल्लत पैदा हो सकती है। ईरान के अंदर हमें जान का खतरा है। जब हमें जान का खतरा है तो हम कैसे मुज़ाकरात करें? अब मुज़ाकरात करेंगे तो हमारे ऊपर तो बमबारी अभी अभी हुई है, तेहरान में, कुम में, इस्फहान में, ये तो बमबारी नहीं रोक रहे हैं। जब आपके ऊपर बमबारी हो रही है तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आप सारे मर जाएंगे। हमारे लिए ये बका की और हमारे लिए जान की बात है, दूसरे मुल्कों के लिए प्राइसेस की बात है। आप इतना समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सही मोहम्मद हुसैन, ट्रंप ने तो जो कहा, आलमी मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि मुश्तबा खामनाई मुज़ाकरात के हक में हैं और वो इस अमल को लीड कर रहे हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या नए सुप्रीम लीडर के साथ आला क़यादत ने मुज़ाकरात या उसकी पेशकश आने के हवाले से कोई अहम मीटिंग की है? कोई आपके पास अपडेट हो? ईरान के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आप ये याद रखें, ये बिल्कुल सिस्टम के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात ये, मुज़ाकरात के लिए खामनेई साहब ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देंगे कि आप करें और किन शराइत पे करें। खामनेई साहब ने तीसरे जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, अयतुल्ला खामनेई के बेटे, इन्होंने बहुत क्लियरली अपने 3 शराइत बता चुके हैं कि अगर आप इन 3 शराइत पर जिस पे हमें हर्जाना दिया जाए, ये 26 दिन जंग का, जब तक ये जंग चलेगी, साथ साथ अमेरिकन फौजी अड्डे यहाँ से खत्म की जाए, ये इनकी 2 अहम शराइत है। और तीसरी जो शर्त है, हमारे ऊपर गारंटी मिले हमें कि दोबारा आप अटैक नहीं करेंगे। अगर ये 3 शराइत खामनेई साहब की तरफ से आई है, लेकिन मुज़ाकरात खामनेई साहब नहीं करते। ईरान में अब्बास अराग़ची साहब एज फॉरेन मिनिस्टर मुज़ाकरात करेंगे या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई नुमाइंदा, ना कालिबाफ साहब यहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे, ना कोई और आला ओहदेदार सिस्टम के साथ चलती है। इसलिए खामनेई साहब ने बहुत क्लियरली अपने शराइत बताई है। जो दूसरे खबर हमारे पास आ रहे हैं कि ममालिक कोशिश कर रहे हैं 15 नुकात, 6 नुकात, 10 नुकात, ये सारे बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। कोई भी क्लियर मैसेज ईरान की तरफ से इन सब के ऊपर नहीं है। मुज़ाकरात बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जब ईरान की शराइत के ऊपर ये पूरा उतरेंगे। अच्छा, बाकी साहब, न चाहते हुए भी सवाल तो पूछने पड़ते हैं क्योंकि ट्रंप एक ऐसे मुल्क का सदर है जो सुपर पावर का स्टेटस रखते हैं। ऑब्वियसली उनकी तरफ से जब कुछ आता है तो वो इंपॉर्टेंस हो ही जाती है। एक और चीज़ की भी क्लैरिटी कर दे कि ट्रंप का कहना है कि ईरान ने तेल और गैस का एक कीमती तोहफा भेजा है जो आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक है। क्या तेहरान ने आलमी मंडी को पुरसकून करने के लिए पसे पर्दा कोई यकीन दहानी करवाई है? इस मामले में भी जरा क्लैरिटी दे दें। दोबारा उसी बात पे हम वापस आ रहे हैं। ट्रंप की हर बात झूठ है और ईरान तो जिस तरह मिसाइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, ये मैं कल ही किसी प्रोग्राम में बात कर रहा था, वो फुटेज दिखा रहे थे मुझे कि कितना नुकसानात हुए इसराइल के अंदर। पहली बार मुझे हंसी आई। तो फिर एंकर ने मुझसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा पहली बार दुनिया देख रही है इस तरह के नुकसानात गज़े के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर या किसी इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं हो रहा है। उस मुल्क में हो रहा है जो पिछले साल 70,000 से ज्यादा कत्ल आम किया इन्होंने। ऐसे दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी कंसेशन ईरान की तरफ से, कोई भी फेवरिज्म ईरान की तरफ से, कोई भी तोहफा ईरान की तरफ से, सिवाय सज्जील, फत्ताह और इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा ईरान, इसराइल और अमेरिका को किसी तरह की और तोहफे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और पासदारान इनकलाब ने हाल ही में खैबर शिकन और सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किए, तो इससे कबल ये इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा कि क्लस्टर मिसाइल समेत 3800 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी ईरान ने बरतानवी और ये आपने अभी क्लियर भी कर दिया कि अमरीकी मुश्तरका अड्डे पर चलाया है। क्या ईरान के पास मजीद ऐसे सरप्राइजेस मौजूद हैं
जिसके बारे में अब तक दुनिया नहीं जानती कि ये टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास है और वो आगे आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइजेस दे सकता है? 26 दिन मुझे लगता है हम हर रोज ईरान की तरफ से सरप्राइज ही देख रहे हैं। वो मुल्क जो 70 टू 72 घंटों में इनको रजीम चेंज करने की ख्वाहिश थी, वो मुल्क 26 दिन के बाद इस तरह के रिटेलिएशन कर रहा है जो मेरा ख्याल है हर लम्हा सरप्राइज है सबके लिए, स्पेशली अमेरिकन के लिए। वो सोच ही नहीं सकते थे कि इतने बमबारी सिर्फ तेहरान के ऊपर, अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 500 जगहों पे बार बार इन्होंने मिसाइल हिट किए। ईरान के अंदर एक ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर इन्होंने हिट ना की हो, उसी जगहों से उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल के बराजेस हो रही है। तो बात ये ईरान का हर लम्हा सरप्राइज है और मुझे लगता है ईरान के पास और भी बहुत कुछ चीजें हैं। अब इंतजार है कि ट्रंप, जो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द वीक वो एक बहुत बड़ा एग्रेशन करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, स्पेशली अपने ट्रूप्स भेज के, उसके बाद आप ईरान के सरप्राइजेस एक एक करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेशली अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान पायदार तजवीज़ सुनने को तैयार है। कहा यही जा रहा है कि ईरान की शराइत में सबसे अहम कंडीशन है वो अमरीकी अड्डे मिडल ईस्ट से ख़त्म हो, आबनाए हुर्मुज़ में हिस्सेदारी वाला कोई मैकेनिज़्म सेट हो और दोबारा हमला ना करने की गारंटी भी शामिल हो। क्या अमरीका दिहाइयों की मेहनत जो उसने अपनी पावर मशरिक़ वुस्ता में बनाई है अड्डों की सूरत में, आपको लगता है कि वो ख़त्म करेगा, वो ये शर्त मानने को तैयार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसमें से कोई भी शर्त माने, क्योंकि ईरान ने बहुत सोच समझ के, मैं आपको बता दूं, ये जंग के साथ साथ एक चेस बोर्ड है, ये एक शतरंज का खेल है जो ईरानी बहुत महारत से खेल रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो अपोजिट साइड है, स्पेशली ट्रम्प, वो शतरंज के माहिर नहीं है, वो तो गैम्बलर है, वो तो कुमार करते हैं। इसलिए ईरान ने जो शराइत रखी है, इनमें से अगर एक भी मानता है ट्रम्प तो उसकी बहुत बदतरीन शिकस्त होगी। इसलिए मैं समझता हूं ट्रम्प ये शराइत नहीं मानेंगे, इसलिए और कोशिश ये करेंगे विन कार्ड ढूंढ के इस जंग से निकल जाएं। उनको विन कार्ड नहीं मिल रहा है और इतने अहमक एस्टैब्लिशमेंट है कि विन कार्ड ढूंढने के लिए अगले हफ्ते ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम दुआ करते हैं कि ईरान सेफ रहे। लेकिन इनकी नियत और इनकी हर काम के ऊपर, हर बात के ऊपर मुझे शक है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इन्होंने यही दिखाया है हम सबको। तो मुझे लगता है कि ये विन कार्ड के पीछे आएंगे, लेकिन विन कार्ड की जगह इनको अमेरिकन सोल्जर्स के ताबूते ही मिलेंगे। तो बाकी साहब, अगर अमेरिका इन शराइत पर नहीं आता तो फिर ईरान कब तक इस जंग को जारी रखने की कैपेसिटी रखता है? क्योंकि अब तो अमेरिका के साथ बरतानिया भी टेक्निकली आ चुका है, फौजी बेड़ा पहुंच गया है, अमेरिका ने 3000 के करीब ज़मीनी फौज मजीद भेज भी दिए हैं, अरब ममालिक भी आपसे खफा हैं, तो कैसे तनतना तवील जंग ईरान लड़ेगा? याद रहे कि ये जंग अभी भी तवील हो चुका है ऑलरेडी, और ये जंग उस मरहले पे है जहां पे वॉर ऑफ नर्व में तब्दील होता जा रहा है, वॉर ऑफ रेजिस्टेंस में तब्दील होता जा रहा है। ईरान ने इस जंग को हारना नहीं है। अगर आप ईरान के अवाम के जज्बात देखें, इनके एस्टैब्लिशमेंट और हुक्मरान के जज्बात और सेंटिमेंट देखें, वो ये कहते हैं इनके पास 3 ऑप्शंस थे, रजीम चेंज करें, गवर्नमेंट चेंज करें, हमारे तेल के ऊपर काबू पाएं, कंट्रोल करें हमारे तेल को, या हमारे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज खत्म करें। इनमें से कोई भी इनको अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हासिल नहीं हुई। बाकी है शहादतें देने और साथ साथ अपने सरप्राइजेस के साथ इनके साथ लड़ना। बात यह है कि इस जंग में आप जितने देर नहीं हारेंगे और ये जो 3 चीजें अमेरिका को चाहिए वो जब तक नहीं देंगे, तो आप ये जंग ऑलरेडी विन कर चुके हैं। लेकिन ये कितना सस्टेन करेंगे जब तक ईरान का आखिरी सिपाही और आखिरी फर्द इस सरजमीन मुकद्दस के लिए खून देने को तैयार हो, उस वक्त तक ये लड़ेंगे। और मेरा ख्याल है ये काफी बहुत अरसा लगेगा इनको एक एक ईरानी खत्म करने में। तो जो अमेरिका के 15 नुकाती मंसूबे में, जैसे नेतन्स, फर्दवा और अस्फहान के जोहरी मराकज़ को मुकम्मल ख़त्म करने का जो मुतालबा है, क्या ईरान यूरेनियम की अफसोदगी मुकम्मल तौर पर बंद करने और अपना ज़ख़ीरा अमेरिका के हवाले करने की शर्त पर कभी राज़ी हो सकता है? ट्रम्प तो तकरीबन 1.5 साल से यही कह रहा है कि मैंने बस ख़त्म किए इनके सारे प्रोग्राम्स।
और उसके बाद 8-9 महीने पहले बमबारी करके इन्होंने 10 दफा ये कह चुके हैं, वो B5 अपने पीछे रखते हुए इंटरव्यू देते हुए कि हमारे पास ये है वो है, और हमने बिल्कुल इनके सारा प्रोग्राम खत्म कर चुके हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी ये 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर बनाना चाह रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये बात एटम बम की नहीं है, ये बात यूरेनियम एनरिचमेंट की नहीं है, ये बात बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं है। अगर ये सारा भी दे जाएं ईरान, तो फिर भी ये ईरान को नहीं छोड़ेंगे। वजह ये है कि ईरान इस्लामिया जमहूरी ईरान ने ये डिसाइड किया है कि ग्रेटर इजराइल को रोक लेगा। ये जब तक इस हदफ से पीछे नहीं हटेंगे, ये कुछ भी दे दे अमेरिका को, ये कोई और बहाना ढूंढ के इनके सर पे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं आप यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ दें, ये सारे आपको टेक्निकल बहाने मिलते जाएंगे। मेन वजह ये कि ईरान रेजिस्टेंट मूवमेंट खत्म करे और ग्रेटर इजराइल को माने। जब तक ये नहीं मानेंगे, ये इस तरह की बातें करते जाएं। बाकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, ईरान तो टेबल के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे थे। अबू सईदी साहब के आप ट्वीट्स पढ़ें कि ईरान ने तो बहुत बेहतरीन ऑफर दी थी अमेरिकन को कि हम एनरिचमेंट के हवाले से बात करते हैं, कंसोर्शियम बनाते हैं, इसके ऊपर 3% तक नीचे लेके आते हैं। मसला ये है दूसरे मुल्कों के अंदर कि वो अभी तक इस बात को शायद समझ नहीं पाए। ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सारे बहाने हैं। मेन टारगेट है ईरान की सोच को खत्म करना, बस। और ये खत्म नहीं हो सकेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की है, जिसे ट्रंप ने रीशेयर भी की है। क्या तेहरान की आला क़यादत और सुप्रीम लीडर पाकिस्तान को एक काबिले एतमाद सालिस के तौर पर कबूल करने को तैयार है? याद रखें, खामनेई साहब के जो नौरूज के ऊपर इनका जो पैगाम था, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सिर्फ एक मुल्क का नाम लिया, और वो था पाकिस्तान, कि ये कितना अजीज है हमारे लिए, ईरानियों के लिए और ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। इसलिए आप याद रखें, पाकिस्तान से अजीज तो कोई नहीं है ईरान के पास। लेकिन ये मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे माफ भी करें अगर मैं गलत हूँ, मुझे ठीक भी करें आप कमेंट्स में, या दूसरे लोग मुझे कॉल करके मुझे ठीक करें। मेरा अपना रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्रम्प की बातों पर ना आए। ये इतना झूठा इंसान है कि अगर आप इसको मुज़ाकरात पे टेबल पे भी लेकर आएंगे, तो ये सारा मलबा आपके ऊपर डाल देता है। आप ट्रम्प की बातों पर यकीन न करें। ये बंदा हर 5 मिनट के बाद अपने ही बातों को चेंज करता है। ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान अपना पूरा मेहनत मोहब्बत के साथ कार्रवाई करे और कोशिश करें कि मुज़ाकरात के टेबल इस्लामाबाद में वो हो जाए, और फिर ट्रम्प साहब एक अजीब अचानक अटैक करके ईरान के ऊपर या झूठ बोल के पाकिस्तान को भी इसमें खामखा इन्वॉल्व करें। ट्रम्प के ऊपर एतमाद करने से पहले सबको 1000 बार सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो ख्वाहिश है इस्लामाबाद और तेहरान की, ये कभी पूरी हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया। ईरानी सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है दफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। खालिद साहब, एक तरफ तो जंग जारी है, लेकिन जो ट्रम्प के दावे हैं वो हैरान कुन है। उन्होंने कल कहा है कि जो रजीम चेंज वो चाहते थे वो हो चुकी है और मुज़ाकरात पस पर्दा जारी है, जिसे ईरान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। क्या सदर ट्रम्प माशी और अस्करी लिहाज से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अब हर हाल में बैकफुट पर जाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मिस्टर जी, आपने इनवाइट किया। जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई सरप्राइज नहीं दे रहे, क्योंकि वो चेंज करते रहते, तो हमें प्रेडिक्टेबिलिटी का उनके पता है। वो उनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी है वही उनकी सर्टेनिटी है। वो गोल पोस्ट भी चेंज करते रहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी चेंज करते रहते हैं। वो अपने लोगों को ये भी बताते हैं कि मैं ऑलमोस्ट जीत गया हूँ, और फिर जंग चौथे हफ्ते भी दाखिल हो गई है। तो नथिंग न्यू, क्योंकि उनका ऑब्लिगेशन है, जाहिर है इनिशिएटिव उनका था। उन्होंने स्ट्राइक किया ईरान को, इनिशिएटिव उनका था, टाइमिंग उनकी थी, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी उनकी थी, सरप्राइज उनका था, टाइमिंग उनके थे। तो सब चीजें तो उनके हक में थी। चौथे हफ्ते में जंग जानी नहीं चाहिए। फिर अब पूरी दुनिया और मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी अब बात कर रहे हैं कि इतनी देर में तो अमेरिका को, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ताकत थी, उनको तो शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। वो तो वेनेजुएला का सदर और उसकी बीवी को रातों रात अमेरिका पहुंचा देते हैं। तो वो फिर मैच नहीं किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब इस तरह की आपको क्विक विक्ट्री मिल जाती है, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग अटैच होती है, जो शायद इग्नोर कर दी गई है। वो वार्निंग ये अटैच थी कि जब इस तरह की आपको
सस्ती किस्म की एक फतह मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगली जो मिलिट्री इंप्लॉयमेंट होनी है वहां भी आपको सस्ती फतह मिलेगी या इतनी चीप किस्म की या इतनी इकोनॉमिकल आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो नजर आ रहा है, वो मेरे जैसे स्टूडेंट ने पढ़ा था पहले, अब नजर आता है कि आपको एक एडिक्शन लगती है जब आप इस तरह की फतह हासिल कर लेते हैं। आपको लगता है ये मैंने काम बाएं हाथ से कर दिया तो मैं दाएं हाथ से क्या कुछ कर सकता हूँ, और वही रेस्ट इज हिस्ट्री कि अमेरिका को अब रियलाइज हुआ। बिल्कुल वो लोगों को अब ये यकीन दिलाना चाहते हैं मुज़ाकरात से पहले भी और मुज़ाकरात के दौरान, और श्योरली मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाए तो उसके बाद भी ये बताएंगे कि मैंने विक्ट्री हासिल कर लिया, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिया। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट तो फिर कहते रहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। सही। और दूसरी जानिब ईरान तो मुसलसल इनकार कर रहा है, यहाँ तक कि रात भी तिल अबीब समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक पर हमले भी किए गए और वाज़ेह ऐलान किया गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपके ख्याल में ईरान इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर इस जंग को क्यों लड़ रहा है? आखिर बैकएंड पर क्या सपोर्ट है जिसने ईरान को इतना हौसला दे रखा है? देखिए, एक तो सर्वाइवेबिलिटी है नंबर वन उसकी। बहुत दुनिया के लोग नहीं समझते थे कि ईरान चौथा हफ्ता सर्वाइव करेगा, बिकॉज हमारा मोस्टली जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे या एनालिस्ट थे उनका ख्याल ये था कि ईरान गिव अप कर देगा जल्दी, या इतनी डिस्ट्रक्शन का मुतामिल नहीं हो सका, या लोग उनके हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उनकी जाहिर है इंटरनल एक डिस्टर्बेंस हो जाएगी जिसको बैलेंस करना मुश्किल होगा, तो जंग जल्दी बंद हो जाएगी। वो सब कुछ नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा, मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान जो है उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि अपने लिए जंग को सस्ता रखे या इकोनॉमिकल रखे। इसी वजह से वो 10-20 हजार के ड्रोन फायर करता है, वहां से 4 मिलियन के पैट्रियट फायर करवा देता है। नंबर वन, अपने लिए जंग उसने अफोर्डेबल इकोनॉमिकल रखी हुई है। अमेरिका और इसराइल के लिए खास तौर पर बहुत महंगी की हुई, इवन मिडल ईस्ट के मुल्क भी बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं यूएसए के अलायंस होने की वजह से, इनडायरेक्टली ही सही चल। नंबर वन। अब जो आप मुज़ाकरात की बात हो रहे हैं तो एक नई वेव हम देख रहे हैं कि जो ईरान ने एस्केलेशन शुरू किया, उसके भी पीछे एक वजह मुझे ये नजर आती है कि जब आप एक अक्सर मैं कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। अब ईरान अपनी पावर टू हर्ट दिखा रहा है टू द मैक्सिमम कि हम इतना ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, इसराइल को, अमेरिकी इंटरेस्ट को, हार्मोज को, तेल की प्राइस को, ये सारी की सारी आप देखें कि अमेरिका को ये एक कीमत ज्यादा बढ़ा रहा है ईरान। वो कीमत क्यों बढ़ा रहा है कि कल को जब मुज़ाकरात हो तो अमेरिका को ये रियलाइज हो चुका हो कि अगर ये मुज़ाकरात फेल होते हैं तो अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसकी क्या कीमत देनी है। वो इस वक्त देख रहा है, हम देखने में आ रहा है कि एक तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एक डिफरेंस बढ़ती जा रही है, प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, और रिजॉल्व या सर्वाइवेबिलिटी तो ईरान की है ही, जिसकी वजह से कम बैक भी किया है और अभी तक वो स्ट्राइक किए जा रहे हैं। तो अगर ट्रंप समेत कतर, टर्की, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कहने के बावजूद ईरान जंगबंदी नहीं करता और इसी तरह हमले जारी रखता है, तो फिर आप इसका एंड क्या देख रहे हैं? क्या बाकायदा हम एक आलमी जंग और तबाही की जाने बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें रूस और चीन बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तहम्मुल से खेल रहे हैं पूरी सिचुएशन के साथ। वो उसकी वजह यह है कि उनके तहम्मुल की भी एक वजह है, वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनली भी और अमेरिका ओवरऑल भी एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट से गुजरे, क्योंकि पिछले आपने एक 1.25 साल में देख लिया प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस से डील करते हैं दुनिया के तमाम मामला को। तो आई थिंक रूस भी चाहता है और चीन भी चाहता है कि एक न्यू फाउंड रियलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप को नजर आए कि आपकी जो मिथ है, जो इनविंसिबल आपने अपनी फोर्सेस को कहा है, इनवल्नरेबल कहा है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात वो ये चाहते हैं। नंबर टू, जो मिलिटरीली प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान हो रहा है, उनके इमेज को हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बनी हुई है सिर्फ तेल की वजह से, वो बहुत रोल प्ले कर रही है। ग्लोबल तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन ईरान हिटबैक कर रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ईरान के लिए ये जो हार्मोज को कंट्रोल करना है, तेल को कंट्रोल करना है, जो परसेंटेज दुनिया का 4% सिर्फ तेल डील करता था ईरान जंग शुरू होने से पहले, जिसका वो तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल जो है वो चाइना को देता था। 80% एक्सपोर्ट चाइना को देता था अपनी ईरान। चाइना की सिर्फ 13% वो पूरी करती थी रिक्वायरमेंट, बाकी चाइना कहीं और से लेता था। 4% सिर्फ ईरान के कंट्रोल में दुनिया का ऑयल था, अब तकरीबन 20% उसके कंट्रोल में। तो उसको जब स्ट्रैटेजी उसने जो मिलिट्री वॉरफेयर ली है, स्पेशली मिसाइल्स और जो ड्रोन्स उसने फेंके हैं मिडल ईस्ट पर भी, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फेंके हैं, उसको एक नया कॉन्फिडेंस मिला, उसको एक नई अपनी कैपेबिलिटी का एहसास हुआ है कि मैं इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन की डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। और जितनी आप, जैसे मैंने कहा, आपकी पावर टू हर्ट होती है, उतनी ही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। अब वो हर्ट कर रहा है ताकि उसको बेहतर बार्गेन मिल सके। और लेकिन इसके साथ गुज़श्ता दिनों इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया को ये भी कहा गया कि ईरान क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो खुली खिलाफ वर्जी है। फिर ईरान पर एतराज़ उठाया गया कि लॉन्ग रेंज यानी कि 3800 किलोमीटर वाले मिसाइल मुश्तरका फौजी अड्डों पर दागे गए हैं। क्या ईरान के पास ये तमाम टेक्नोलॉजी
जंग से पहले भी मौजूद थी या जंग के दौरान कहीं से सप्लाई लाइन जारी है? देखिए शाजिया, ईरान को तो डे वन से पता था कि को बचा सकेगा या डिफेंस कर सकेगा उनकी फेवर में, या ऐसी प्रोहिबिटिव कॉस्ट दुश्मन पर इम्पोज कर सकेंगे तो वो तो मिसाइल्स के जरिए ही है। एयरफोर्स अगर उनकी होती भी तो इंटरसेप्टर्स डाउन हो जाने थे, उनके रनवे तबाह हो जाने थे, उन्होंने टेक ऑफ करना था तो इसराइल तक किसी ने पहुंचने नहीं देना था, क्योंकि रास्ते में इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, वहां तक तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने डे वन से ही सोचा कि अगर कोई मैं चीज डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता हूं तो वो तो मिसाइल है। अब तभी उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की। मैं इनके पढ़ रहा था कि इन्होंने इतने ज्यादा सैकड़ों की तादाद में अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पीएचडी के लिए पूरी दुनिया में भेजे थे पिछले 40 सालों में। और उन 40 सालों में इन्होंने पीएचडी मेटलर्जी पर की है, केमिकल्स पर की है, बायोलॉजिकल पर की है, वेपन फायरिंग पर की है, आर्मामेंट पर किया। तो इतनी ज्यादा इनके पास अब फ्लीट है साइंटिस्ट का कि इन्होंने पीस टाइम में ये सब डेवलप किया था। इनको पता था कि हमने पीस टाइम में स्टॉक पाइल करना है तो हम जवाब दे सकते। लेकिन अभी भी इनकी जो शायद ड्रोन की फैक्ट्रियां, वो तो हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर असेंबल कर रहे हैं जो शायद ड्रोन है। तो आई थिंक इनके पास ड्रोन्स या वेपन्स की कमी मैं नहीं देख पा रहा। रिजॉल्व की पहले ही कमी नहीं है। आई थिंक इन बिटवीन रियलाइजेशन हो गई है वेस्ट को, खासतौर पर अमेरिका को और इसराइल को, कि इसको आप मिलिटरीली आप शो डाउन नहीं करा सकेंगे ईरान को। आपको कहीं ना कहीं फेस सेविंग खुद भी लेनी पड़ेगी और ईरान को भी देनी पड़ेगी। बट हम देख रहे हैं कि सऊदीया समेत अरब ममालिक की शिकायत ईरान से बढ़ती जा रही हैं। अब तो सफीरों को नापसंदीदा शख्सियात कहकर निकाला भी जा रहा है मुल्कों से। अगर हालिया मुज़ाकरात की बाज़गश्त परवान नहीं चढ़ती, कहीं कोई आउटकम नहीं निकलता और इसी तरह जंग जारी रहती है, तो क्या अरब ममालिक अस्करी तौर पर शामिल हो सकते हैं इसमें? और ईरान इतनी तवील जंग लड़ सकता है तन तनहा? वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होगी, नॉट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पीस और अमन और चैन के पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। और सबसे ज्यादा कोई खुश अगर दुनिया में होगा कि अगर ये 2 मुसलमान मुल्क या 4 मुसलमान मुल्क आपस में लड़े, तो नेतन्याहू होगा। क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने ये, जब ईरान ने हमले किए थे, और आपने देखा होगा कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसराइल ने किए हैं अरब मुल्कों पर, ये शो करने के लिए कि ये ईरान हमले कर रहा है। लेकिन जाहिर है वो कामयाबी नहीं हुई, नेतन्याहू को ये मुल्क आपस में नहीं लड़े। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हिट बैक करते हैं, रिटेलिएट करते हैं मिडल ईस्ट के जीसीसी के ममालिक जिनको रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो वो इसलिए खौफनाक हो जाएगा कि ईरान फिर तमाम अरब ममालिक के टारगेट्स को लेजिटिमेट समझेगा। वो हिट बैक करेगा क्योंकि वो समझेगा कि ना सिर्फ आप वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन में शामिल हैं अमेरिका के साथ, बल्कि आप मेरे मुल्क पर डायरेक्ट हमलावर हुए हैं। तो वो नेवर एंडिंग होगा। वो पाकिस्तान के भी बहुत चैलेंजिंग होगा, ग्लोबल ऑब्वियसली पीस के लिए बहुत खतरनाक होगा, सिवाय जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नेतन्याहू के लिए इत्मीनान और खुशी का बायस होगा। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। ट्रंप ने अभी तो सिर्फ 5 दिनों के लिए ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले रोके हैं। अगर ईरान इन 5 रोज में इनकार ही करता है और मुज़ाकरात नहीं होते, तो आप समझते हैं कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले जैसा वॉर क्राइम करेगा? ये कोई आसान नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका ने कि पावर प्लांट पर हमले रोक दिए हैं 5 दिन के लिए। मैं बता देता हूं कि क्यों रोके हैं। मेरी नजर में ये है, देखिए अगर ये हमले इनके पावर प्लांट्स पर, एनर्जी सेक्टर पर या इनकी ऑयल रिफाइनरी पर होते हैं, तो ईरान ने थ्रेट किया था कि फिर मैं भी तमाम बिजली घरों को जो मिडिल ईस्ट में है, जीसीसी ममालिक में, उन पर अटैक करने को लेजिटिमेट समझूंगा। वो बिजली घरों को आप सिंपल पावर स्टेशन ना लें, वो बिजली घर कोस्टल एरियाज में तकरीबन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, जो समंदर से पानी को कन्वर्ट किया जाता है मीठा पानी लेने के लिए, तमाम ममालिक मिडिल ईस्ट के उस पानी पर डिपेंडेंट है। 70% सऊदी अरब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर डिपेंडेंट है, 85% ओमान डिपेंडेंट है, 90% कुवैत डिपेंडेंट है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन मुल्कों के पास वाटर स्टोरेज की सलाहियत 4 से 7 दिन तक है, सिवाय यूएई के तकरीबन उसके पास 40 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान हमला कर देता उन बिजली घरों को जो इन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को चला रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कितना खौफनाक मंजर होगा। बिजली के लिए सारे ये बंद हो जाएंगे, बिजली की वजह से पंपिंग स्टेशन पंप हो नहीं सकेगा पानी। तो 7 स्टार या 5 स्टार होटल जो इस एरिया में है, आप इमेजिन करें अगर वो पानी के बगैर कैसा लगेगा। तो अमेरिका ने ये फेवर किया है क्योंकि अरब मुल्कों ने उनको कहा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर, आई बिलीव, कि अगर आपने ये कैंपेन शुरू कर दी तो सबसे ज्यादा बिजली घर तो हमारे कोस्ट के ऊपर 815 डिसैलिनेशन प्लांट्स को सपोर्ट करने वाले वो अरब ममालिक को ज्यादा फेवर ईरान दी की गई कोस्ट से दूर नहीं है।
वो सही। बिल्कुल साथ साथ कोस्ट की मौजूद है, जहां पे निशाना बनाना मुश्किल भी नहीं है। बट सर हम देख रहे हैं दूसरी जानिब कि बरतानिया का जो बहरी बेड़ा है वो अमेरिका की मदद के लिए पहुंचना, फिर हम देखते हैं कि 3,000 अमेरिकी ग्राउंड फौजी मजीद तैनात किए गए हैं। ये सब तो फिर उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका वक्त ले रहा है मजीद फोर्स पहुंचाने की। डोंट यू थिंक एक ये भी एंगल हो सकता है? और अगर ऐसी सूरत हाल बनी और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? इस तरह की जो पोस्टरिंग होती है शदिया, वो बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है। एक तो आप टाइम बाय करते हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, और दूसरा आप नेगोशिएशन से पहले एक अश्योर्ड किस्म की डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं दुश्मन को। अच्छा। जो पावर टू हर्ट है उसको इंक्रीज करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी आपको हर्ट करने की बहुत ज्यादा है, ताकि पावर टू बार्गेन बेहतर मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप एक तरफ टाइम बाय कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो चांसेस ये भी हैं कि वो टाइम बाय कर रहे हो, रिप्लेनिश कर रहे हो, रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, ट्रूप्स की लोकेशन या रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो ईरान को कितना ज्यादा, कितना खतरनाक नुकसान या डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों टैक्टिक्स में ये काम आता है जो पोस्टिंग होती है। राइट। पाकिस्तान की सालसी की बात हो रही है सर, और इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर ये मेज सज सकती है। इन मुज़ाकरात को होस्ट करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात के कामयाब और नाकाम दोनों सूरतों में पाकिस्तान पर बराह रास्त इम्पैक्ट आपके ख्याल में आ सकता है? पहले तो देखिए, ये बहुत बड़े ऑनरी एजाज की बात है कि अगर तमाम फरीक एग्री कर जाते हैं पाकिस्तान की होस्टिंग पर, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारी दुनिया में रेलेवेंस का। क्योंकि पहले दुनिया हमें रेलेवेंट सिर्फ समझी है जब हिंदुस्तान से हम मुकाबले से बाहर निकले, तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अपने खित्ते में बने। लेकिन हम ग्लोबल अगर प्लेयर्स को, जिनकी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, डाइवर्जेंट मिलिट्री इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अगर हम कन्वर्ज करने पे, मेज पर लाने तक भी कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगी, एडवांटेज या फतह होगी। नंबर वन। नंबर टू, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना चैलेंजिंग सिचुएशन इतने डाइवर्जेंट मुल्कों के साथ, इजराइल, अमेरिका एक तरफ हो, मिडल ईस्ट के दोस्त एक तरफ हो, ईरान एक तरफ हो, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग इसलिए होगा कि तमाम के तमाम फरीकैन के दरमियान हमने बैलेंसिंग एक्ट करना है। अगर हम, ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक फरीक को ये लगे या एहसास हो कि हम किसी प्रेशर में या किसी गुडविल में या दोस्ती में या किसी डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो ये एक तरफ एडवांटेजेस है। बेशक खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात फेल भी हो जाए, मैं तो दुआ गो हूं कि कामयाब हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फॉलो आउट भी कर जाते हैं, फिर भी हमारी बहुत रेलेवेंस बन जाएगी दुनिया में। लोग हमें मानेंगे कि हम पीस मेकर्स हैं, बल्कि पीस डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं या स्पॉयलर्स नहीं हैं। वो एक रेलेवेंस हमारी न्यू फाउंड रियलिटी हो जाएगी दुनिया की नजर में। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो चैलेंजिंग भी बहुत है, क्योंकि हर मुल्क को जो नेगोशिएट करता है उसको फेस सेविंग बाद में चाहिए होती है। बिल्कुल सही। एंड सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रियली चेंज्ड कि अमेरिका समेत मगरब पाकिस्तान में सालसी की कोशिशों को कबूल करने लगा, और कल ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बयान को शेयर करना एक बहुत अहम सफारती सिग्नल भी था। क्या पाकिस्तान इस हवाले से ईरान को यू थिंक कि मना सकेगा, या चीन और रूस की गारंटी भी बहुत ज़रूरी होगी? देखिए, इस वक्त तो जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी कोई फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे और कुछ डिक्लेयर नहीं किए थे और कुछ उन्होंने जंग के दौरान ऐड किए थे, वो तमाम के तमाम मैं तो वो एक्सेप्ट होते या अचीव होते नहीं देख पा रहा कि वो कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां वो कह सके। तो अब जाहिर है सुपर पावर है, उनकी मिथ है, उनकी एक बहुत बड़ा, अपने आप को इनविंसिबल कहते रहे हैं, इनवर्नेबल कहते रहे हैं, तो उनको एक फेस सेविंग तो चाहिए। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत एडवांटेजेस है इसमें, लेकिन बहुत थिन लाइन है जैसे मैंने कहा। और दुनिया पाकिस्तान को रेलेवेंट, ईरान ने पहले माना है, पिछली जंग में भी माना था, तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बहुत एडवांटेजेस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द देखने पड़ेगा कि हम आया बैलेंस कितना अच्छे तरीके से कर पाते हैं बिटवीन अमेरिका ऑब्लिक इजराइल वर्सेस ईरान वर्सेस ऑब्वियसली मिडल ईस्टर्न मुल्क। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी रेलेवेंस भी बनेगी, दुनिया में हमारे वकार में इजाफा होगा, और आई एम श्योर बेशक डायरेक्ट ना सही, ईरान को हम इस हद तक कन्विंस कर लें कि हम आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग या बेहतर बार्गेन लेकर दे सकते हैं। जाहिर है ईरान की भी बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें भी उनको प्राइड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है। अमेरिका जैसी सुपर पावर आज ऑलमोस्ट एक महीने से बिल्कुल अल्टीमेटली सबको बेस पे आना ही पड़ेगा। बट सर इस सारे प्रोसेस में एक चीज का जो खदशा है, जो बार बार दोहराया भी जा रहा है, वो ये कि मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अगर सपोज इसराइल इसको सबटाइज करने की कोई भी जाहिरियत कर देता है, तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? और फिर एक और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसराइल की गारंटी कौन और कैसे लेगा?
जी, सैबोटाज करने का या स्पॉइलर का तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि इजराइल तो एस्केलेट पहले भी कर रहा है। आपने फॉल्स फ्लैग की भी रिपोर्ट्स आई हैं। अभी भी आपने देखा जब उसने ऑयल स्टोरेजेस पर और रिजर्वॉयर पर हमले किए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको मना किया। इस वजह से मना किया कि जो प्राइस है वो मिडल ईस्ट के दोस्तों ने देनी थी और वो बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जानी थी। उनको इंटरनली बड़ा प्रेशर आ जाना था मिडल ईस्ट के दोस्तों पर कि वो भी हिट बैक करें ईरान पर। तो आई थिंक ये बड़ा वाइज प्ले किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, रोक कर कि इजराइल को रोका। और Right. वो क्यों कर रहा था? वो बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहा था कि इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी जाए कि वो जंग से नफरत में कन्वर्ट कर दी। लीडरशिप को भी एलिमिनेट करना है, वही स्टेप था पहले दिन। पिछली जंग में भी यही था कि ईरान के साथ जंग को जंग नहीं बल्कि एक बदले में कन्वर्ट कर दी जाए, एक तकलीफ दे मराहिल से दो लोगों को, आम लोगों को गुजारा जाए। तो ईरान के खिलाफ इजराइल तो ये कर सकता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका लीड कर रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ले सकते हैं कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनको लेनी पड़ेगी कि वो मैनेज करें इजराइल को और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली ऐसे करें जो ऑब्वियसली ईरान को भी एक एलिमेंट ऑफ फेस सेविंग मिले। बिकॉज ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट हमें याद रखना चाहिए कि जो उसने इस वक्त जो पोजीशन हासिल की है वो एक न्यू फाउंड एडवांटेज है। ईरान हॉर्मोज उसने बंद कर दिया, फिर उसने दुनिया का 4% तेल सिर्फ कंट्रोल करता था, 20% तेल कंट्रोल कर रहा है। उसने करेंसी अपनी युआन में पैसे लेने शुरू कर दिए। उसके बाद आप देखिए इनहेलेशन या डीकैपेसिटेट होने के बावजूद आपने देखा कुछ भी नहीं हो सका मिलिट्री फ्रंट। तो आई थिंक ईरान हैज न्यू फाउंड एक स्ट्रेंथ उसको मिली है। तो हमें बेहतर से बेहतर बार्गेन, विन विन सिचुएशन का कोई इंतजार करना चाहिए जहां ये सारे मजबूर भी सबको हों अपनी आने अपनी पर, जगह पे लेकिन फेस डायरेक्ट सेविंग ऐसे मिल जाए। वो- सर, मुज़ाकरात की शराइत इंतहाई सख्त हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से अमेरिका को फौजी अड्डे ख़त्म करने और अपनाए हुर्मुज़ में शेयर्ड मैकेनिज्म की बात है, तो अमेरिका की जानिब से भी अफसूदा यूरेनियम की हवालगी, मराकज़ की बंदिश और प्रॉक्सी ग्रुप से मुकम्मल लातौलकी और फंडिंग का रोकना है। क्या दोनों फरीक इन शराइत पर मुत्तफिक हो सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सख्त कंडीशंस हैं दोनों तरफ से। देखिए, जब भी इस तरह की जंग इस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका और देखा जाए कि जंग बंद होने वाली है, तो दोनों या तीनों फ्रीकैन ये पूरा कोशिश करते हैं कि एस्केलेट करें, यानी एस्केलेट टू डी एस्केलेट। वो एस्केलेट इसलिए करते हैं कि दूसरे मुल्क को ये या दूसरे फरीक को ये पैगाम दे सके कि मेरी ये काबिलियत है आपको तबाह करने की, डिस्ट्रक्शन करने की, नुकसान पहुंचाने की। उसका ये एडवांटेज होता है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर वो मुल्क थोड़ा सा बेहतर रियलाइज कर पाता है या समझता है कि मेरा ये नुकसान हो चुका है या पॉसिबली हो सकता है, तो वो बेहतर, जिसको कहते हैं ना, बार्गेनिंग चिप मिल जाती है दूसरे मुल्क को जिसने हर्ट किया होता है। तो आई थिंक ये वही टैक्टिक्स हैं। और जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो शराइत सख्त ही होती हैं। बाद में नेगोशिएशन के दौरान जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जाहिर है कन्विंस करेंगे एक साइड को फिर दूसरी साइड को ताकि वो थोड़ा विदड्रॉ करें, तो वो नेगोशिएशन के लिए आप प्लस रखते हैं ताकि आप गिव अप कर सकें एज अ टूल ऑफ बार्गेन कि मैंने ये गिव अप किया तो अमेरिका ये गिव अप करेगा। इस तरह होता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।